नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दो वजह से काफी खास हो जाता है। पहला तो आज 25 जनवरी है, नेशनल वोटर्स डे है। दूसरा, 2023 में हमें देखने को मिला कि पार्लियामेंट के द्वारा एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट। अब ये जो एक्ट था, इसमें बताया गया कि सीईसी एंड ईसी की सिलेक्शन कैसे की जाएगी, नई सिलेक्शन कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया, नए सर्चिंग पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही में यह बताया गया कि अगर इन दोनों पोस्ट पे लोग जो हैं उन्हें अगर रिजाइन करना हो वो कैसे रिजाइन करेंगे, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस क्या होंगी, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। थोड़ा सा इस एक्ट को क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। क्यों क्रिटिसाइज किया गया वो भी हम देखेंगे। तो आज हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इलेक्शन कमीशन को होलिस्टिकली कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। एक एक आर्टिकल को देखेंगे एंड इस एक्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन से आर्टिकल के साथ वो फिट बैठती हैं, वो भी आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, काफी कुछ नया आप जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले आज के दिन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज 25 जनवरी है। 1950 में आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन बनाया गया था और आज ही के दिन को कॉमेमोरेट किया गया 2011 से नेशनल वोटर डे के रूप में। और आज हम अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, 75 इयर्स ऑफ सर्विस इलेक्शन कमीशन सेलिब्रेट कर रहा है। आज के थीम की अगर मैं बात करूं, द थीम इज इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इससे जुड़ी हुई एक पोस्टेज स्टैंप भी जो है वो आज इशू की गई है। नेशनल वोटर डे को मनाने का जो पर्पस है, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यूथ, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट न्यू वोटर्स। अब बात करते हैं हमारे आज के मेन मुद्दे की, दैट इज इलेक्शन कमीशन की। देखिए इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दो चैनल्स आप देख रहे हैं, डेली बेसिस पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी कंटेंट इन पे भेजा जाता है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड इनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप अगर लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी तो पहली ही लाइन उसमें कहती है जी, इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट बॉडी, इज एन ऑल इंडिया बॉडी एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। आज हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। मैं लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा। तो आर्टिकल्स एंड सेक्शंस में क्या कहा गया है उससे हम समझेंगे कि कैसे ये परमानेंट बॉडी है, ऑल इंडिया बॉडी है एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। सबसे पहले आर्टिकल 324 की बात करते हैं। आर्टिकल 324 itself has 6 clauses। सबसे पहला क्लॉज क्या कहता है कि द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स and the conduct of all elections to the parliament and to the legislature of every state and the elections of president and vice president shall be vested in the election commission। so इसमें कहा गया है, दो तीन चीजें इसमें कही गई हैं। पहला तो क्या कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी होगी जो कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं जी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़े हुए इलेक्शंस को संभालेगी एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े हुए इलेक्शंस की टेक केयर करेगी। इसमें काम क्या होगा इलेक्शन कमीशन का, तो वो भी बताया गया। सबसे पहला हो गया सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स आ गया, यानी कि जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट बनाना। दूसरा, उन इलेक्शंस को धरातल पर कंडक्ट कराना, यह भी आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में ही कहा गया है। अब देखिए इसमें एक चीज हमें नोट करनी होगी, वो ये कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज जो कि लोकल बॉडीज हैं, इनके इलेक्शंस की जो पावर है वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। सो सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। सो ये जो बॉडीज हैं इनके इलेक्शन हमारा नेशनल इलेक्शन जो कमीशन है वो नहीं कराता है। अब कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं, 324 क्लॉज 2 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन कैसी होगी। इसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले शैल बी देयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे ही होंगे एंड सच अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। सो सबसे पहले जो शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। सो इलेक्शन कमीशन में कम से कम एक पोस्ट यहां पर रहेगी, दैट इज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड इसके अलावा कह दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें, अगर उन्हें ये नीड फील होती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही मे फिक्स्ड अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। सो इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसकी एक टाइमलाइन यहां पे देख लेते हैं। सो जब से हमारा इलेक्शन कमीशन बना, दैट इज 1950 से देखने को मिलता है कि 15 अक्टूबर 1989 तक केवल एक सिंगल मेंबर थे, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही थे जो कि इलेक्शन कमीशन को चला रहे थे। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1989 में क्योंकि जो वोटिंग एज है उसे घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था,
तो नेचुरल सी बात है कि वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को यहां पर इंट्रोड्यूस किया सो दैट उस वर्कलोड को संभाला जा सके। लेकिन ये पूरी स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं चलती है एंड जनवरी 1990 में फिर से पोजीशन को पुरानी फॉर्म में रिवर्ट बैक कर दिया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। बट देन अगेन 1993 अक्टूबर 1993 में 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया गया एंड तब से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स की बॉडी हमें देखने को मिलती है। अब आर्टिकल 324 क्लॉज 2 पे दोबारा आते हैं एंड इसका जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ते हैं। ये कहते हैं जी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स shall subject to the provisions of any law made in that behalf by the parliament be made by the president। अब देखिए क्या कहता है, कहता है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगा कौन? तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि प्रेसिडेंट उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो करेंगे। लेकिन इसमें एक जो लाइन कह दी गई दैट इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कहते जी प्रेसिडेंट उन टर्म्स एंड कंडीशन पे उन दोनों पोस्ट को भरेंगे which are given in any law made by the parliament। अब वो लॉ रिसेंटली हमें देखने को मिला कि 2023 में बनाया गया, वो जो लॉ है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे। सो ये जो कानून 2023 में लाया गया दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, इसका जो सेक्शन 4 है ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की। इसमें क्या कहा गया है, कहते जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को खुद इनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करने होंगे। प्रेसिडेंट ये जो अथॉरिटी है किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। दूसरा यहां पे सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट कहता है दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इसमें क्या क्वालिफिकेशंस दी गई हैं? इसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक पे ऑलरेडी पदास्थान हो, यानी कि उसमें काम कर रहा हो, या फिर उससे काम करके आ चुका हो यानी कि रिटायर हो चुका हो, कम से कम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का वो व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी इसमें कंडीशन है कि ही शैल और शी शैल बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड तीसरी इसमें जो कंडीशन दी गई है he or she shall have the knowledge and experience of managing and conducting the elections। so ये 3 कंडीशंस को अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे कंसीडर किया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर ड्यूटी देने के लिए। सो कौन सी हो गई? पहला तो ये who are holding or have held the post equivalent to the rank of secretary to the government of India, पहली कंडीशन। दूसरी इंटीग्रिटी का पर्सन होना चाहिए एंड तीसरा नॉलेज ऑफ इलेक्शंस होनी चाहिए। तो कैसे इलेक्शन होंगे और कैसे उसको मैनेज किया जाता है वो पता हो, तो ये कंडीशंस है। फिर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट क्या कहता है? कहते जी आपको इन दोनों पोजीशंस को भरने के लिए सबसे पहले एक सर्च कमेटी बनानी होगी। ये जो सर्च कमेटी बनेगी इसमें 3 लोगों को रखा गया है। सबसे पहले तो उसमें लॉ मिनिस्टर हो गए इंडिया के, दैट इज मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड इसमें दूसरे जो है 2 अदर ऐसे मेंबर्स होंगे हु आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 लोग हैं इनका एक कमेटी बनेगी, सर्च कमेटी बनेगी, एंड ये सर्च कमेटी 5 नेम्स का एक पैनल बनाएंगे। अब ये जो 5 नेम्स का एक पैनल बनाया जाएगा, इस पैनल में से फर्दर अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। सो क्या कह गया? कहता जी सर्च कमेटी हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कंप्राइजिंग 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ 5 पर्संस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट एज द इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन 6 में कहा गया है सर्च कमिटी, अब सिलेक्शन कमिटी सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट में कहा गया है। सिलेक्शन कमिटी कहती है कि भाई देखिए जो यहां पे 5 लोगों की लिस्ट बनी है, उन 5 लोगों में से किन्हीं एक व्यक्ति को ये जो सिलेक्शन कमिटी है रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड किन्हीं 2 लोगों को रिकमेंड करेगी फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और इस जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें होगा कौन कौन? कहते हैं जी इसमें सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर होंगे एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। दूसरा द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो एक मेंबर के रूप में होंगे। एंड तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक मेंबर के रूप में होंगे। अब यहां पर इस चीज को भी क्लैरिफाई किया गया, जैसे हमें देखने को मिलता है कि कोई भी पार्टी लोकसभा में इस पोजीशन पे नहीं होती है कई बार कि भाई वो
लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में हो या ऑपोजिशन पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो। तो ऐसे में उसको क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है वेयर इन लोकसभा कोई भी पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में नहीं यहां पे रिकॉग्निशन मिलती है, सो लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उनके लीडर को इस कमेटी का मेंबर बना लिया जाएगा। दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि मान लीजिए कहीं पर कभी इस कमेटी में कोई लेट्स से वैकेंसी होती है और उस वैकेंसी के बावजूद भी ये कमेटी कोई लेट्स से एक्शन ले लेती है और किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देती है, तो वो वैकेंसी जो है वो उस सिलेक्शन को डिस्क्वालिफिकेशन का कारण नहीं बनेगी। मैं फिर यहां पे बता देता हूं, पढ़ लेते हैं। कहते जी द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी इनवैलिड merely by the reason of any vacancy in any or any defect in the constitution of सिलेक्शन कमेटी। आप ये नहीं कह सकते जी ये सिलेक्शन कमेटी गलत बनी थी, इसमें तो मेंबर ऑफ जो लोकसभा हैं, जो हाउस के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो आए ही नहीं थे या वो एब्सेंट थे या उनकी पोजीशन वेकेंट थी, इसलिए ये जो कमेटी ने डिसीजन लिया वो गलत है। आप ये कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, वो यहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया। फिर से हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है जी रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स व्हेन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। अब पहले तो हमने देखा ना कि 1989 तक सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी थी, दैट इज सीईसी थे। अब सीईसी हैं तो वो सारा काम खुद कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं जी अगर सीईसी के साथ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल क्या होगा? क्या वो सबके बराबर हो जाएंगे? कहता नहीं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे ऐसी सिचुएशन में ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। थर्ड, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको हम बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 324 क्लॉज 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर्स। अब रीजनल कमिश्नर्स को यहां पे कोई सिलेक्शन कमेटी में जगह नहीं दी गई है, इसकी जो बात की गई है वो यहां पे डिफरेंट है। ये क्या कहता है? कहते हैं जी बिफोर ईच जनरल इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से पहले या फिर किसी स्टेट की काउंसिल के इलेक्शन से पहले, यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल से पहले, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा कहा जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट को ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमें रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करना चाहिए, सो प्रेसिडेंट मे ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स। सो मैं यहां पे फिर बता दूं कि किसी भी चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा के चुनाव या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव से पहले या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव से पहले, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इन रीजनल कमिश्नर का रोल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के काम में हाथ बटाना। सो वही चीज यहां पे लिखी गई है आर्टिकल 324 क्लॉज 4 में। कहते हैं द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission in the performance of tasks given in clause 1। so election करवाने का जो टास्क क्लॉज 1 में दिया गया है उसमें असिस्ट करेगा ये रीजनल कमिश्नर। ठीक है, अब आर्टिकल 324 क्लॉज 5 की तरफ बढ़ते हैं, which talks about condition of service and tenure of office of the election commissioners and regional commissioners। अब देखिए आर्टिकल 324 क्लॉज 5 को हम फर्दर यहां पे सप्लीमेंट करेंगे हमारे इस नए एक्ट के साथ। सबसे पहले आर्टिकल 324 क्लॉज 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है जी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ये कह दिया गया कि ये जो आप कंडीशन ऑफ सर्विस पढ़ने जा रहे हो ना इन लोगों की, इलेक्शन कमीशन, रीजनल कमिश्नर, इन सबकी जो सर्विस की आप कंडीशंस को पढ़ने जा रहे हो, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो कानून इन सब पे हावी हो जाएगा। क्या कहता है? कहता है जी सब्जेक्ट टू मेक लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट मे बाय रूल डिटरमाइन। तो सबसे पहले तो यहां पर ये देख लो कि प्रेसिडेंट को ही ये पावर दी गई है कि अगर कोई कानून नहीं है इस बाबत तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पे सर्विस कंडीशंस निर्धारित करेंगे बाय द रूल्स। दूसरा यहां पे कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन मैनर दैट इज लाइकली ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट, सो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हम अक्सर बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन की, तो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको रिमूव करना है तो आप सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स
जिनके बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हो, कि उन्हीं ग्राउंड्स पे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये जो फैसिलिटी है या ये जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ये अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं मिली हुई है, क्योंकि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के केस में यहां पे कहा गया है कि अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बेसिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सो बेसिकली क्या कह दिया गया कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह यहां पे रिमूव नहीं कर सकते, उन्हीं कंडीशंस एंड उन्हीं ग्राउंड्स पे आप रिमूव करोगे। लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको आप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूव कर सकते हैं। अब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, इसमें टर्म्स ऑफ ऑफिस कही गई हैं। कहते हैं जी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ on which he or she assumes his office or till the age of attainment of 65 years whichever is earlier। सो क्या मतलब हो गया कि भाई यहां पे आपकी टर्म ऑफ ऑफिस कितने टाइम की रहेगी, तो कहता है जी 6 year की टर्म रहेगी, या फिर आप 65 years के ए नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले इवेंट हो गया उस पे आपको रिटायर होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है वो 56 का है और उसे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है, अब 56 प्लस 6 जो है दैट इज 62 की एज में ही उसे यहां से रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 63 इयर्स का है एंड उसे अगर इनमें से किसी भी पोजीशन पे बिठाया जाता है, 63 से जैसे ही वो 65 का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा, यहां पे उसके 6 इयर्स पूरे होने का वेट नहीं किया जाएगा। कहते हैं जी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार किसी को अगर अपॉइंट कर दिया गया किसी भी पोजीशन में, उसे रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब यहां पर यह चीज को ध्यान रखना होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें दोबारा सीईसी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्हें ईसी बनाया जा सकता है। कैसे समझते हैं, कहते हैं जी व्हेन एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए कोई एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर है, जब उसे लेट्स से कोई एग्जिस्टिंग इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर ए, राइट, इसे अभी 3 साल हुए थे अपनी टर्म को फुलफिल करते हुए, 3 इयर्स हुए थे, राइट, एंड इसकी एज 65 भी नहीं हुई है, 3 इयर्स इसको हुए थे काम करते हुए, इसे यहां से प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। तो कहते हैं जी अब यह नहीं होगा कि इनकी ये टर्म अलग गिनी जाएगी, वो टर्म अलग गिनी जाएगी, दोनों को मिलाकर हम मैक्सिमम जो इनको टर्म देंगे दैट इज 6 इयर्स की टर्म देंगे, या फिर 65 इयर्स जो भी पहले हो जाएगा उस पे इनको रिटायर कर दिया जाएगा। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कहते हैं जी मान लो एक इलेक्शन कमिश्नर है, राइट, उसे अभी हमने अपॉइंट ही किया था व्हेन ही वाज लेट्स से 62, ठीक है, अब 62 में या लेट्स से उसे हमने अपॉइंट किया था 60 एज में, ठीक है। नाउ अभी उन्हें 2 ही वर्ष हुए थे, राइट, या 2 यहां पे वर्ष हुए थे काम करते हुए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड हमने उन्हें प्रमोट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहां पे बना दिया, उन्हें प्रमोट कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, कहते जी ये जो 2 वर्ष उन्होंने ऑलरेडी सेवा दे दिए ये गिनी जाएगी उनकी फर्दर सेवा में। सो आगे अगर वो 65 के हो जाते हैं तो उन्हें तब रिटायर कर दिया जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम पीरियड तब तक नहीं रिटायर किया जाता जब तक 2 ईयर सीए प्लस 4 इयर्स नेक्स्ट नहीं हो जाते। सो ये यहां पे कहा गया। सेक्शन 10 सैलरी की बात करता है एंड बाकी पर्क्स की बात करता है। सो इसमें अगेन वही चीज हमें देखने को मिलती है कि चाहे सीईसी है या फिर इलेक्शन कमिश्नर है, दोनों की जो सैलरी होगी, कहते हैं जी वो जो सैलरी होगी इट विल बी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोनों को डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा विच विल बी इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये यहां पर कहा गया। सेक्शन 11 बात करता है रेजिग्नेशन और रिमूवल की। अब देखिए चाहे वो सीईसी हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी अगर रिजाइन करना चाहता है दे मे रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के रिजाइन कर सकते हैं। इसका क्लॉज 2 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगेन जो बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, दैट शैल नॉट बी रिमूव्ड एज एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। सो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं रिमूव किया जाएगा, केवल उन्हीं ग्राउंड्स एंड उन्हीं कंडीशंस में रिमूव किया जाएगा जिसमें चीफ सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, वही बात यहां पे रिमूवल पे आ गई कि अगर हमें दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे ही रिमूव किया जा सकता है।
आर्टिकल सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट क्या कहता है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अब देखिए यहां पर यह कहा गया है कि कोई भी एक्ट जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है while fulfilling their duties, उस एक्ट के बेसिस पे इन्हें कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी, नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन who is or was a CEC or EC for any act, thing or word committed, done or spoken by him when in the course of acting in the discharge of his official duty or function। तो ये यहां पर इनको एक और सिक्योरिटी दे दी गई। एक दो और चीजें यहां पर हैं। कहते हैं जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हैव द इक्वल पावर। देखिए सीईसी राइट एंड ईसी दे हैव द इक्वल पावर राइट, एंड सैलरी अलाउंस वगैरह सब इक्वल है। अब कहते हैं जी, अगर मान लीजिए ये 3 मेंबर्स के बोर्ड में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा कि क्या डिसीजन लेना है, तो वहां पे क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? कहता नहीं, यहां पर मेजोरिटी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा एंड जो डिसीजन मेजोरिटी लेगी वो यहां पे मान्य होगा। स्टाफ रिक्वायरमेंट की अब बात की गई है आर्टिकल 324 क्लॉज 6 में, और यहां पर यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट ये दोनों ही बाध्य होंगे किसी ऐसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जहां पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स को या फिर रीजनल कमिश्नर्स को कोई स्टाफ की जरूरत है। अगर इनके द्वारा कोई रिक्वेस्ट रेज की जाती है प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट को स्टाफ की, तो वो रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाएगा। फिर कहते हैं जी आर्टिकल 325 क्या कहता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन। नाउ अब हम इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन से बाहर आकर हम वोटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वोटिंग राइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आर्टिकल 325 में 2 बातें कही गई हैं। पहला तो ये कि भाई सभी जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं, इन सभी इलेक्शंस के लिए सिंगल रोल बनाया जाएगा, यानी कि वोटर लिस्ट जो है वो एक ही बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए अलग वोटर लिस्ट बनेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अलग वोटर लिस्ट, ऐसा नहीं होगा। दूसरी इसमें जो बात की गई है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप किसी भी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड नहीं कर सकते और उसे ये नहीं कह सकते कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन या रेस, कास्ट या फिर सेक्स से आते हैं इसलिए आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये 2 बातें आर्टिकल 325 में कही गई हैं। आर्टिकल 326 कहता है जी, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहां पर 2-3 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि किस बेसिस पे आप इलेक्शन में वोट डालने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। सबसे पहले तो यहां पे कह दिया गया कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे भारत में आप वोट डालेंगे। दूसरा इसमें कहा गया कि भाई देखिए, अगर आप भारत में वोट डालना चाहते हैं तो आपको 2-3 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहला तो ये कि भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, आप 18 ईयर्स से ज्यादा होने चाहिए, या 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज्यादा हो सकते हैं, लेस देन 18 ईयर्स की एज से नहीं आपको अलाउ किया जाएगा। एंड तीसरा कि आप किसी अन्य कानून के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंस इन इंडिया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड और क्राइम और करप्शन और इलीगल प्रैक्टिसेस, इनमें से किसी भी ग्राउंड पे अगर आपको कानून के द्वारा इनएलिजिबल बनाया जाता है तो आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये 3 कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तभी आप भारत में वोट डाल सकते हैं। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। अब देखिए, हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो हम आज ये जो कानून पढ़ रहे हैं राइट, जो हम ऑलरेडी अभी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, कहां गया वो लॉ, वो जो लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला जो लॉ है, सो ये वाला लॉ कहां पे बनाया गया है, कहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है। चलिए वो हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। सो जो पार्लियामेंट के पास ये जो आर्टिकल जो पावर देता है, दैट इज आर्टिकल 327, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम make provisions with respect to all matters relating to or in connection with elections to the house of parliament। so parliament अपने खुद के यानी कि लोकसभा या राज्यसभा से जुड़े हुए मुद्दों को इलेक्शंस के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए यहां पर कानून बना सकती है, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ऑल मैटर्स नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच हाउसेस। सो बेसिकली क्या है,
आर्टिकल 327 के तहत जो डिलिमिटेशन कमीशन से जुड़े हुए कानून बनते हैं वो भी इसी के तहत बनते हैं। और यही पावर 328 में स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी कहा गया है कि अपनी स्टेट के कानून, अपने स्टेट में इलेक्शन से जुड़े हुए कानून बनाने के अधिकार स्टेट के पास है, बट ये जो कानून स्टेट बनाएगी दे शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द सेम मैटर। सो अगर कोई ऐसा कानून जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और ये कानून अगर इन दोनों से कहीं पे कंफ्लिक्ट में आता है तो वो कानून नहीं यहां पे वैलिड होगा। सो ये जो दो कानून हैं इनको ज्यादा वैलिडिटी दी गई है। फिर आता है आखिरी हमारा क्लॉज, दैट इज बार टू इंटरफेरेंस बाय एनी कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। अब देखिए यहां पर आर्टिकल 329 में कहा गया है, कहते हैं जी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज or allotment of seats to such constituencies or made or purported to be made by under article 327 or 328 shall not be called in any question in any court of law. So basically article 327 और 328 के तहत कोई बनाया गया कानून जो है उसे आप यहां पर क्वेश्चन में नहीं ला सकते, कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो कानून डिलिमिटेशन से डील करता है। दूसरा यहां पे कहता है कि भाई कोई भी ऐसा इलेक्शन, चाहे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़ा हुआ इलेक्शन हो, उसे भी हम क्वेश्चन में नहीं ला सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी और एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। सो अगर कानून हमें अलाउ करता है, किसी तरीके से अलाउ करता है कि भाई हम उस तरीके से किसी चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं, एंड इट इज देयर कि कानून हमें ये पावर देता है कि हम चैलेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट में किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। सो ये था जी हमारा इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ नया कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हमने कवर किया। सो ये सारे मुद्दों पे बात की। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन में मैंने होलिस्टिकली इस पूरे मुद्दे पे बात की है एंड लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज से हटके मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की है कि किस तरह से आर्टिकल्स में बातें कही गई हैं, सेक्शंस में बातें कही गई हैं। सो अगर ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।